Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में मैं आपके 10th क्लास के इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करने जा रहे हैं. उसकी हिंदी और उसके समरी को जानने जा रहे हैं कि जो ये चैप्टर है ये हमें क्या बताना चाहता है. आज का जो ये चैप्टर है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यह है वैज्ञानिक के बनने के विषय में. एक बात इसमें बताई गई है कि ये वैज्ञानिक बनने के पीछे क्या क्या कारण आपके सामने इसमें आ सकते हैं. तो आज के इस चैप्टर में हमारे पास एक रिचर्ड एब्राइड नाम का एक जो ये वैज्ञानिक है, वह वैज्ञानिक कैसे बना, उसका बचपन कैसा रहा और उसके वैज्ञानिक बनने में उसकी माँ का क्या योगदान रहा है, ये सारी बातें आज के इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो हमेशा की तरह मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप इस चैप्टर को भी बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसकी हिंदी को जानने की कोशिश करेंगे. और साथ साथ अगर आप इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, जिससे कि आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं. लेते हैं जो ये बॉक्स आपके सामने दिया हुआ है, इस बॉक्स में कुछ हिंट दिए जाते हैं जिससे कि आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं इस चैप्टर के बारे में आपके सामने क्या क्या हिंट्स दिए गए हैं. तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. तो इस चैप्टर में जो हमारे मुख्य पात्र हुआ है रिचर्ड एब्राइड, यानी कि इसी वैज्ञानिक के बारे में ये पूरा चैप्टर लिखा गया है. तो आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, यानी कि वे साइंस की दुनिया में आगे बढ़े, इसी के लिए उनका जो आकर्षण था वो तितलियों के प्रति था. यानी कि हम दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि अगर वो वैज्ञानिक बने हैं तो तितलियों की वजह से बने हैं. तितलियों के प्रति जो उनका आकर्षण था, उनके बारे में रिसर्च करते करते वो एक दिन वैज्ञानिक बन गए. तो आइए जो ये मज़ेदार स्टोरी है इसके बारे में हम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो इस चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि आपके सामने कॉलम में रीड एंड फाइंड आउट, यानी कि पढ़े और पता लगाइए. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हुआ सब पूछा गया कि हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइड्स लाइफ, यानी कि रिचर्ड एब्राइड्स की लाइफ में एक किताब कैसे एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी, यानी कि कैसे उसकी दुनिया यानी कि उसका जीवन बदलने वाला एक मुख्य कारण बन गई थी. यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट जो वर्ड है ये एक ऐसा अहम एक ऐसी घटना होती है जिससे कि पूरा आपका जीवन बदल जाता है. तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट. और जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और इस कार्य में उसकी मदर ने उसकी कैसे सहायता की. तो ये सारी बातों को जानने के लिए हम इस चैप्टर की अब शुरुआत करते हैं और ये देखेंगे कि इसमें सारी घटनाएं कैसे कैसे घटती है. आपको एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनना है जिससे कि आप इसको समझ सके और अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकें. ओके, क्योंकि ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि द एज ऑफ 22 यानी कि 22 साल की उम्र में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, यानी कि पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड, जिन्होंने एक्साइटेड कर दिया यानी कि उत्तेजित कर दिया, यानी कि कुछ नया जानने के लिए उत्साहित कर दिया था. द साइंटिफिक वर्ल्ड, यानी कि वैज्ञानिक दुनिया को, विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क, यानी कि जो कोशिकाएं कैसे काम करती है इसके बारे में उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी जिसने सभी साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया, यानी कि वो उसके बारे में जानने में उत्साहित हो गए. आगे इसमें लिखा है कि रिचर्ड एच एब्राइड एंड हिज कॉलेज रूममेट, यानी कि जो ये हमारे जो ये मुख्य पात्र है रिचर्ड एच एब्राइड और जो उसके कॉलेज क्लासमेट है, कॉलेज रूममेट है, यानी कि जहाँ पर ये दोनों साथ साथ पढ़ते थे, एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल, यानी कि उन्होंने इसी थ्योरी का जो जिक्र है वो अपने एक आर्टिकल में किया है. इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस, यानी कि वहाँ पर जो नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस है उनकी एक प्रोसीडिंग में इन दोनों ने इस थ्योरी का एक जिक्र किया है. इसमें लिखा है कि इट वाज द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, यानी कि जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो पत्रिका है, हैड एवर, कभी ऐसा किया था. क्या किया था? पब्लिश्ड, यानी कि कभी कोई ऐसी खास चीज़ उन्होंने प्रकाशित की थी. द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, किसी कॉलेज के स्टूडेंट का कोई कार्य है. वो कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि इन स्पोर्ट्स, खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग, कि जैसे कि खेल में बहुत बड़ी लीग बनाने के समान होगा, यानी कि बहुत बड़ा एक शौर्य भरा हुआ कार्य करने के समान होगा. एट द एज ऑफ 15, सिर्फ 15 साल की उम्र में. एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, यानी कि जब आप पहली बार अपने बैट से अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़े रन बना करके एक बहुत बड़ी लीग तैयार कर देते हैं. ठीक उसी तरीके से जो मैगजीन है जिसने ये चीज़ें अपने लेख में छापी थी, बिल्कुल उसी तरीके से फीलिंग दे रही थी.
फॉर रिचर्ड ए ब्राइड के लिए इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ, इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, यानी कि उनकी उपलब्धियों की एक लंबी श्रेणी को देखते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ इन साइंस में यानी कि विज्ञान में, एंड अदर फील्ड, यानी कि रिचर्ड ए ब्राइड ने जो अन्य उपलब्धियां हासिल की हुई थी पहले भी, उनमें ये ऐसा पहली बार हुआ। आगे इसमें लिखा है कि एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सभी की जो शुरुआत थी वो तितलियों से हुई थी, यानी कि इन सब की शुरुआत तितलियों से हुई थी। आगे इसमें लिखा है कि एन ओनली चाइल्ड, एक इकलौता बच्चा, ई ब्राइड ग्रू अप, यानी कि जो ई ब्राइड है वो बढ़े हुए नॉर्थ ऑफ रीडिंग, यानी कि रीडिंग के उत्तर में वो बढ़े हुए, यानी कि वहाँ पर उसकी परवरिश हुई। पेंसिल्वानिया, यानी कि पेंसिल्वानिया में, पेंसिल्वानिया यानी कि पेंसिल्वानिया के जो उत्तर का जो रीडिंग एरिया था वहाँ पर वो बढ़े हुए, यानी कि वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ। आगे इसमें लिखा है कि देर वॉज नॉट मच, कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं था। आई कुड डू देयर, जो कि मैं वहाँ पर कर सकता था, यानी कि मेरे करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था। ही सेड, वो बताते हैं, उन्होंने बताया। ही सेड, उन्होंने बताया। आगे फिर वो कहते हैं कि आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, मैं निश्चित तौर पर फुटबॉल या फिर बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था। विद ए टीम ऑफ वन, किसी एक खिलाड़ी की टीम के साथ भी मैं वहाँ पर फुटबॉल या फिर बेसबॉल नहीं खेल सकता था। आगे फिर वो कहते हैं कि बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन वहाँ पर एक खास बात यह थी कि आई कुड डू, कि वहाँ पर जो कि मैं कर सकता था, जो कि एक खास बात थी, कलेक्ट थिंग्स, कि मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। आगे इसमें लिखा है कि सो ही डिड, इसलिए उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा किया। एंड डिड ही एवर, जो कि वो हमेशा करते थे। बिगनिंग इन द किंडरगार्टन, यानी कि जिसकी शुरुआत उसके किंडरगार्टन से हुई, यानी कि जब उसकी पढ़ाई की शुरुआत हुई वहाँ से उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। आगे इसमें लिखा है कि ई ब्राइड कलेक्टेड बटरफ्लाइज, यानी कि ई ब्राइड ने बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया विद द सेम डिटर्मिनेशन एंड हैज़ द मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, यानी कि सेम निश्चय के साथ में, दैट हैज़ मार्क्ड, जो कि उन्होंने एक मार्क तैयार किया, यानी कि एक छाप छोड़ी, ऑल हिज एक्टिविटीज़, उनकी सारी की सारी प्रक्रियाओं में उन्होंने जो कार्य उन्होंने किया था कि बटरफ्लाई को उन्होंने इकट्ठे किया था, जिसने उनके सभी एक्टिविटीज़ में एक छाप छोड़ी। दैट हैज़ मार्क्ड, यहाँ पर दैट हैज़ मार्क्ड का मतलब होता है जिसने छाप छोड़ी, यानी कि जिसने एक बहुत आगे जा कर के बहुत बड़ा कार्य किया। ऑल हिज एक्टिविटीज़, यानी कि जो कि उनकी सारी सारी एक्टिविटीज़ थी उसमें। आगे इसमें लिखा है कि ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, और साथ साथ उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया, फॉसिल जीवाश्म को इकट्ठा करना शुरू किया, और कुछ सिक्कों को भी उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। इसमें लिखा है कि ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, और वे बहुत सी उत्साहित एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोलविद भी बने। समटाइम्स, कभी कभी तो, स्टार गेजिंग ऑल द नाइट, यानी कि वो कभी कभी तो पूरी रात तारों को ही निहारते रहते थे। आगे इसमें लिखा है कि फ्रॉम द फर्स्ट, शुरुआत से ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, यानी कि उनके अंदर बहुत ही बड़ी जिज्ञासा रहती थी। अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, एक खुले और तेज मस्तिष्क के साथ, यानी कि वो हर चीज़ को जानने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड ऑल्सो अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उनकी जो मदर थी, यानी कि जो उनकी माँ थी, जो कि हमेशा उनको प्रोत्साहित करती थी। हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो कि उनकी जो रुचि थी किसी भी चीज़ को सीखने में, वह उनको उत्साहित करती थी, यानी कि उनको इंकरेज करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप, वह उनको ट्रिप पर लेकर जाती थी, यानी कि वो उनको सैर सपाटे पर लेकर के जाती थी ताकि वो कुछ सीख सके। बाउट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए वो टेलीस्कोप खरीद करके लाई। माइक्रोस्कोप भी खरीद करके लाई। एंड कैमराज, और उसके लिए कैमरा भी खरीद कर लेकर आई। एंड माउंटिंग मटेरियल, और उसी से जुड़े हुए जो माउंटिंग मटेरियल है, यानी कि जिससे कि उसकी जो रिसर्च है वो पूरी हो सके, जिससे कि उसमें जो रुचि है वो आगे बढ़ सके, उसी से जुड़े हुए सारे जो माउंटिंग मटेरियल है उसको भी लेकर के आई। आगे इसमें लिखा है एंड द अदर इक्विपमेंट, और अन्य प्रकार के जो उपकरण हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी थे। एंड हेल्प्ड हिम, और हमेशा उसकी सहायता की। इन मैनी अदर वेज, अन्य प्रकार से, यानी कि हर तरीके से उसकी हमेशा सहायता की, और उसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो उसके लिए लेकर आती थी। आगे इसमें लिखा है कि आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, सिर्फ मैं ही उसके साथ ही रही, यानी कि मैं उसके साथ रहती थी।
until he started school, जब तक कि उसने स्कूल शुरुआत नहीं की थी, जब तक मैं उसके साथ रहती थी, मैं उसके साथ ही थी। His mother said, उसकी मदर ने कहा। After that, और उसके बाद, I would bring home friends for him, और उसके बाद मैं घर पर उसके लिए कुछ मित्रों को भी लेकर के आती थी। बट लेकिन एट नाइट, रात के समय, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात के समय हम दोनों को ही कार्य करना पड़ता था। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची यानी कि रिचर्ड ही उसकी पूरी दुनिया थी। आफ्टर हिज फादर डैड, उसके पिता की मृत्यु के बाद, जो रिचर्ड है जिसको वो प्यार से रिची कहती थी, रिची उसकी पूरी दुनिया थी उसके पिता की मृत्यु के बाद। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, की जब रिची थर्ड ग्रेड में था यानी कि जो तीसरी क्लास में था, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो रिची है, रिची ही उसकी पूरी दुनिया रही। आगे इसमें लिखा है कि शी एंड हर सन, वह और उसका बेटा, स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, यानी कि लगभग हर इवनिंग को वह और उसका बेटा साथ साथ खाना खाते थे डाइनिंग रूम में। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, कि अगर उसके पास कोई भी कार्य नहीं होता था करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए कार्य ढूंढ लेती थी। आगे इसमें लिखा है कि नॉट फिजिकली वर्क, चाहे वो फिजिकली वर्क ना हो, बट लर्निंग थिंग, साथ साथ लर्निंग थिंग भी, यानी कि जिस चीज़ से वो कुछ सीख सके। अगर उसके पास कुछ कार्य नहीं होता था करने के लिए, तो मैं उसके लिए कार्य ढूंढ लेती थी जिससे कि वो कुछ सीख सके। आगे इसमें लिखा है कि हीज मदर सेड, फिर आगे उसकी मदर ने बताया, ही लाइक्ड इट, कि उसको ये पसंद आता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, और वे सीखना भी चाहता था, यानी कि उसको सीखने की भी इच्छा होती थी। आगे इसमें लिखा है कि एंड लर्न ही डिड, और उसने वाकई में चीज़ों को सीखा। ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, कि वह स्कूल में टॉप लेकर के आया, यानी कि स्कूल में सबसे आगे वो सीख करके आगे बढ़ा, स्कूल में भी उसने अच्छा किया। आगे फिर वो कहती है कि ऑन एवरीडे थिंग्स, और रोज़मर्रा के कार्यों में, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वह अन्य बच्चों के जैसा ही था। हिज मदर सेड, उसकी मदर ने कहा। आगे इसमें लिखा है कि बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकंड ग्रेड, और जिस समय वो दूसरी कक्षा में था यानी कि सेकंड ग्रेड में था, उस समय तक तो एब्राइड हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, कि उस समय तक तो एब्राइड ने दूसरी कक्षा के समय तक उसने पूरे 25 प्रकार की जो प्रजाति है बटरफ्लाइज की यानी कि तितलियों की, वो इकट्ठी कर रखी थी। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो कि उसके होम टाउन में ही उसको मिल गई थी। आगे इसमें एक बॉक्स दिया गया है, सी फॉलोइंग बॉक्स। अब नीचे जो बॉक्स दिया गया है, ये इसके अंदर वे सभी जो वैरायटीज़ हैं इसके अंदर लिखी हुई हैं। स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड, यानी कि इसमें जो जाति और उप प्रजाति सारी प्रकार की जो बटरफ्लाइज हैं वो इकट्ठी की गई थी। इन 6 वीक्स इन रीडिंग, यानी कि रीडिंग का जो ये उत्तरी क्षेत्र है जहाँ पर वो रहते थे, पेंसिल्वेनिया, यानी कि पेंसिल्वेनिया में जो वो रहते थे, तो वहाँ पर जो ये तितलियाँ उसने इकट्ठी की थी, ये उसकी एक लिस्ट बनाई गई आपके सामने, आप इसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। आगे इसमें लिखा है कि दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड, कि शायद वह अंत हो जाता, यानी कि उसकी समाप्ति हो जाती। किस चीज़ की समाप्ति हो जाती? ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, यानी कि जो मैं तितलियों को इकट्ठा कर रहा था, उस इकट्ठा करने का जो कार्य था उसकी समाप्ति हो जाती। ही सेड, उसने बताया, बट लेकिन, देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रंस बुक, लेकिन उस समय मेरी मदर ने मुझे एक बच्चों की बुक ला करके दी, कोल्ड, जो कि कहलाती थी, यानी कि जिसमें बुक का जो नाम था वह था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, यानी कि जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। दैट बुक, वह बुक, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, जिसके अंदर उस बुक ने बताया कि किस तरह से जो मोनार्क बटरफ्लाई, यानी कि एक प्रकार के बटरफ्लाइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं मोनार्क, यानी कि जो एक तितलियों की एक रानी जो तितलियां होती हैं, उस प्रकार की जो तितलियों को बोलते हैं मोनार्क बटरफ्लाइज। उस बुक में लिखा हुआ है कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कि किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका में आ जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और जो हमारे जो युवा हैं जो कि तितलियों का संग्रह करते थे, उसके लिए उस बुक ने, उस किताब ने पूरा विज्ञान का एक पूरा दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया, यानी कि उसके बाद तो उसके सामने साइंस का एक पूरा विश्व था। आगे इसमें लिखा है
एट द एंड ऑफ द बुक, और उस बुक के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज, कि वहाँ पर एक इनविटेशन था जिससे कि वह जो तितलियों की स्टडी में हेल्प मांगा करते थे। उस बुक के अंत में ऐसा लिखा था। रीडर्स वर इन्वाइटेड, कि पढ़ने वालों को यानी कि पाठकों को आमंत्रित किया गया था, टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई में और भी जो स्टडी आगे की जा सकती है उसमें हेल्प करने के लिए। माइग्रेशन, कि जो उनका माइग्रेशन यानी कि जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं तितलियाँ, उसकी स्टडी में सहायता के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। आगे इसमें लिखा है, आगे आपके सामने इसमें लिखा है कि एट द एंड ऑफ द बुक, और उस बुक के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड, जो पाठक थे यानी कि जो बुक को पढ़ने वाले लोग थे उनको इन्वाइट किया जाता था, टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई, यानी कि तितलियों के बारे में और भी अध्ययन करने में सहायता करने के लिए उनको इन्वाइट किया जाता था, बुलाया जाता था। माइग्रेशन, उन तितलियों के प्रवास के लिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो वो जाते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेशन। उसके अध्ययन के लिए पाठकों को उस पुस्तक के अंत में इन्वाइट किया जाता था कि वो उसमें सहायता करे। आगे इसमें बताया गया है कि दे वर आस्क्ड, और उनको ये कहा जाता था, टू टैग बटरफ्लाइज, तितलियों को टैग किया जाए यानी कि तितलियों पर एक चिप्पी लगाई जाए यानी कि कोई निशान लगाया जाए, फॉर रिसर्च, अपने शोध के लिए, बाय डॉक्टर फेडरिक, यानी कि वहाँ के जो डॉक्टर फेडरिक है जो कि तितलियों पर जो रिसर्च कर रहे थे उनके द्वारा उनको ये कहा जाता था कि बटरफ्लाई पर आप एक चिप लगाइए यानी कि एक प्रकार का टैग या कोई निशान लगाइए उनके शोध कार्य के लिए। आगे इसमें लिखा है कि ए आर्कहार्ट फॉर द यूनिवर्सिटी टोरंटो, और यहाँ पर जो मिस्टर फेडरिक ए आर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी टोरंटो यानी कि टोरंटो के जो विश्वविद्यालय थे उनके जो डॉक्टर फेडरिक ए आर्कहार्ट थे उनके लिए। आगे इसमें लिखा है कि कनाडा, जो कि कनाडा में था वो यूनिवर्सिटी। आगे इसमें लिखा है कि एब्राइड्स मदर, एब्राइड की जो मदर थी, रोट टू डॉक्टर आर्कहार्ट, उन्होंने डॉक्टर आर्कहार्ट को लिख करके ये कहा, एंड सून एब्राइड वाज अटैचिंग लाइट एथेंसिव टेक्स्ट टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, और जल्द ही जो एब्राइड था वह उन तितलियों के यानी कि जो मोनार्क जो तितलियाँ थी और उनके जो पंख थे यानी कि अधेसिव यानी कि उनके तितलियों के जो पंख थे उन पर वो चिप्पी लगा रहा था, यानी कि उनके चिप्पी लगाने का कार्य कर रहा था। आगे इसमें बताया गया है कि एनीवन, वह व्यक्ति जो भी हो फाउंड द टैग्ड बटरफ्लाई, यानी कि जिस व्यक्ति को वो चिप्पी लगाई हुई तितलियां मिले, यानी कि वो व्यक्ति जो भी ऐसी तितलियों को पकड़ता है, वाज आस्क्ड, उनको कहा गया था, सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्कहार्ट, यानी कि जो चिप्पी उनको मिलती थी उन तितलियों के पंखों पर लगी हुई कोई निशान उनको मिलता था तो उस निशान को, उन चिप्पी को वो डॉक्टर आर्कहार्ट के पास वापस भेज दे, जिससे कि उनके शोध कार्य में कोई सहायता मिलती। आगे इसमें बताया गया कि द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, यानी कि जो बटरफ्लाई को एकत्रित करने का जो सीजन था, अराउंड रीडिंग, यानी कि जो उस रीडिंग एरिया में यानी कि जहाँ पर वो उनको पढ़ने का स्टडी करने का मौका मिला, अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक, यानी कि वो 6 सप्ताह तक चलता है, इन लेट समर, और समर के अंत तक, यानी कि जो वो कार्य था तितलियों को इकट्ठा करने का वह लगभग 6 सप्ताह के लिए लेट समर में चलते हैं, यानी कि गर्मियों के अंत तक वो चलता है। सी ग्राफ ब्लो, यानी कि इससे संबंधित आपके सामने एक ग्राफ नीचे बना करके दिया गया है जिसमें लिखा है कि नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, यानी कि 6 सप्ताह में जो वे तितलियाँ इकट्ठी की गई थी वह अलग अलग प्रकार की जो तितलियाँ थी उनके बारे में ग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि जो तितलियों के जो प्रकार थे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 प्रकार की जो तितलियाँ उन्होंने इकट्ठी की थी अपने 6 सप्ताह में, उनके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक डाटा के रूप में रखी थी जिसको आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया। अब हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम, कि अगर आप उनका पीछा कर रहे होते हैं 1 by 1 एक एक करके, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो इसलिए द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइड, इसलिए एब्राइड के लिए जो अगला कदम था वो यह था कि वाज टू रेज फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, यानी कि वहाँ पर बटरफ्लाइज का एक पूरा झुंड का झुंड उड़ाए जाने का अगला कदम था। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, कि वे वहाँ पर एक फीमेल मोनार्क को पकड़ता, टेक हर एग्स, उसके अंडों को लेता, एंड रेज देम इन हिज
बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और फिर उनको बेसमेंट में यानी कि जो उनका बेसमेंट बना हुआ जहाँ पर वो अपना रिसर्च कार्य करते थे उस बेसमेंट में उनको बढ़ाता यानी कि उस अंडों पर रिसर्च करता थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके जीवन चक्र के द्वारा। फ्रॉम एग, और अंडों में से, एक कैटरपिलर टू पूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई, यानी जो उनके अंडों में से जो कैटरपिलर है वो कैटरपिलर से फिर वो पूपा बनता था, फिर वो पूपा से फिर वो एक बड़ी बटरफ्लाई यानी कि बड़ी तितली बन जाती थी। तो इस बारे में वो रिसर्च यानी कि शोध करता था अपने बेसमेंट में। आगे इसमें लिखा है कि देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, फिर वो उन बटरफ्लाइज को चिप्पी लगाता था यानी कि उनको टैग लगाता था, विंग्स यानी कि उनके पंखों पर, एंड लेट देम गो, और उनको जाने देता था यानी कि उनको छोड़ देता था। आगे इसमें लिखा है कि फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ वर्षों तक, हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि 7 वर्षों के लिए उसका जो बेसमेंट था वह हजारों तितलियों का एक रहने का स्थान बन चुका था। इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उनके विकास के अलग अलग स्तर को देखते हुए वह हजारों तितलियों का एक होम यानी कि घर बन चुका था, यानी कि बहुत सारी तितलियां वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। आगे इस ग्राफ के बाद आप देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इवेंचुअली, और अंत में, आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, फिर आगे वो इब्राइट कहते हैं कि अंत में ऐसा हुआ कि उनकी जो रुचि थी तितलियों को टैग करने की वो धीरे धीरे कम हो गई थी। इसमें लिखा है कि आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट यानी कि जो रुचि थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी इन टैगिंग बटरफ्लाइज, तितलियों को चिप्पी लगाने का जो कार्य था यानी कि उनको टैग करने का जो कार्य था उनमें उनकी रुचि कम हो गई थी। आगे इसमें लिखा है कि इट्स टेडियस एंड देयर इज़ नो मच फीडबैक, ये बहुत ही थकाऊ और पकाऊ कार्य था और इसमें इसका कोई ज़्यादा फीडबैक हमें नहीं मिलता था, यानी कि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी, वो और भी ज़्यादा जानकारी चाहते थे। इब्राइट सेड, इब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम, पूरा का पूरा जो समय था, आई डिड इट, मैं पूरे के पूरे समय सिर्फ यही करता रहता था कि मैं उनको टैग करता था, फिर उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करता था, लेकिन अब वो थोड़ा कार्य उनको लिए थोड़ा अब उबाऊ और पकाऊ हो गया था, वो कुछ नया चाहते थे। आगे फिर वो कहते हैं कि ही लाफ्ड, फिर वो हंसे, फिर कहते हैं कि ओनली 2 बटरफ्लाइज, सिर्फ 2 ही तितलियाँ ऐसी थी, आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, सिर्फ 2 ही तितलियाँ ऐसी थी कि मैंने उनको टैग किया था और फिर वो दोबारा पकड़ी गई थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वे जहाँ पर मैं रहता था वो 75 मील से अधिक दूर नहीं गई थी। साफ साफ आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि ओनली 2 बटरफ्लाइज, सिर्फ 2 ही ऐसी तितलियाँ थी, आई हैड टैग्ड, जिनको मैंने टैग किया था यानी कि निशान लगाया था, उनको चिप्पी लगाई थी, वर रिकैप्चर्ड, जो कि वापस पकड़ी गई थी, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स, और वे उस जगह से यानी कि फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, यानी कि जहाँ पर मैं रहता था उस जगह से वो 75 माइल से अधिक दूर नहीं गई थी, यानी कि उनसे वो दूर नहीं थी। अब इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कि आपके सामने है रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में, यानी कि पढ़े और पता लगाइए। तो जो इसका पहला क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न, यानी कि इब्राइट किस प्रकार का लेसन सीखता है, यानी कि क्या सीखता है, व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर, की जब वो किसी साइंस फेयर में कुछ भी नहीं जीतता है तो उसको क्या सीखने को मिलता है। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, और उस समय उसके सामने क्या शोध कार्य और क्या प्रोजेक्ट उसके अंडर आते हैं, यानी कि इनको वो करता है। आगे इसमें लिखा है व्हाट आर द क्वालिटीज़, यानी कि कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज़ हैं दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एक साइंटिस्ट को बनाती हैं। आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में होता क्या है। इसमें लिखा है कि देन इन द 7th ग्रेड, और तब जब वो 7वीं कक्षा में था, ही गोट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस, की उसको एक हिंट मिला, यानी कि एक ऐसा आइडिया मिला व्हाट रियल साइंसेज की सचमुच यानी कि वास्तव में विज्ञान क्या है, इस चीज़ का उसको हिंट मिला। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, कि जब वो वहाँ के साइंस का यानी कि जो काउंटी साइंस फेयर वहाँ पर जो लगा था, जब वो उसके अंदर प्रवेश करता है तो उसको एक ऐसा हिंट मिला ये जानने का कि वास्तव में साइंस क्या है, व्हाट रियल साइंस इज, एंड
लोस्ट, और फिर वो वहाँ पर जा करके उन सारी चीज़ों को देख करके वो उसमें हो जाता है। आगे फिर वो बताते हैं कि इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग, कि वहाँ पर बहुत ही दुख भरी फीलिंग उनको आ रही थी। टू सिट देयर, वहाँ पर बैठने में, एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, कि वहाँ पर बैठने में उनको बहुत ही दुख भरी फीलिंग आ रही थी कि नॉट गेट एनीथिंग, कि वहाँ पर वो कुछ भी नहीं उनको मिला था। वाइल, जबकि एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, की जबकि जो अन्य जो लोग थे वो कुछ ना कुछ जीत चुके थे, और वहाँ पर वो जा करके उनको तो कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए उनको वहाँ पर बैठने में बड़ी सैड फीलिंग का आभास हो रहा था, यानी कि बहुत दुख भरी भावना उनके अंदर चल रही थी, उनको दुख हो रहा था। आगे इसमें फिर वो बताते हैं कि इब्राइड सेड, इब्राइड ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, यानी कि जो उसकी जो प्रविष्टि थी, यानी कि जो वहाँ पर उन्होंने एंट्री कराई थी, वो यह थे कि जो मेंढक के जो टिश्यूज थे, यानी कि जो मेंढक की जो कोशिकाएं थी, उनकी स्लाइड्स के ऊपर उनकी एंट्री थी, यानी कि उनकी प्रविष्टि थी। विच ही सॉड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि जिन्होंने उस चीज़ को माइक्रोस्कोप के द्वारा प्रदर्शित किया था। विच ही सॉड अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी कि जिसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रदर्शित किया था। आगे इसमें लिखा है कि ही रियलाइज्ड, जिसको उन्होंने बाद में रियलाइज किया। द विनर हैड ट्राइड, यानी कि जो वहाँ के जो विजेता थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, वास्तव में एक एक्सपेरिमेंट यानी कि कुछ अनुसंधान करने की कोशिश की थी। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, ना कि सिर्फ एक बहुत ही सिंपल और साफ सुथरा डिस्प्ले लगाने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी एक रियल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बहुत ही सचमुच यानी कि वास्तव में एक आविष्कार करने की कोशिश की थी। आगे इसमें लिखा है कि ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी कि पहले से ही जो उनके अंदर एक प्रतियोगितात्मक जो भावना थी, द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइड, जो कि रिचर्ड इब्राइड को हमेशा आगे रखती थी, वॉज अपेयरिंग, वहाँ पर वो नज़र आ रही थी। मैं जानता था कि फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, यानी कि अगले वर्ष के साइंस फेयर के लिए, आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, कि मुझे भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ही सेड, उन्होंने आगे बताया, द सब्जेक्ट और विषय आई न्यू मोस्ट अबाउट, जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता था, वह द इंसेक्ट वर्क, वह इंसेक्ट वर्क था, यानी कि कीट पतंगों का कार्य था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर, जिसके बारे में मैं पिछले कुछ वर्षों से स्टडी कर रहा था, उसके बारे में वो सबसे ज़्यादा जानते थे, वो ये सब बताते हैं। सो इसलिए ही रोट टू डॉक्टर अर्कहर्ड फॉर आइडियाज़, इसलिए उन्होंने डॉक्टर अर्कहर्ड को लिखा उपायों के लिए, आइडियाज़ के लिए। एंड बेक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन, और जिसके बदले में उनको बहुत सारे सजेशन मिले फॉर एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। दोज केप्ट इब्राइड बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल, जिन्होंने इब्राइड को अपने हाई स्कूल के दौरान पूरी तरीके से व्यस्त रखा। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट, और उन्होंने आगे अग्रसर भी किया, यानी कि उन उपायों ने इब्राइड को आगे ये करने के लिए भी अग्रसर भी किया। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट, यानी कि प्राइज प्रोजेक्ट के लिए भी उन उपायों ने उसको अग्रसर किया। इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, जहाँ पर वो काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर जो लगते थे, उनमें उसको आगे बढ़ने के लिए उन उपायों ने, उन आइडियाज़ ने जो कि उन्होंने डॉक्टर अर्कहर्ड से लिए थे, उन सुझावों ने उसको हमेशा बिजी रखा। आगे फिर वो बताते हैं कि फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, यानी कि अब वह 8th ग्रेड में हो गए थे, और अपने उस 8th ग्रेड प्रोजेक्ट के लिए इब्राइड ट्राइड टू फाइंड द काउज ऑफ ए वायरल डिजीज़, कि इब्राइड ने ये कोशिश की फाइंड आउट द काउज, यानी कि इन कारणों का पता लगाने की कोशिश की, ऑफ ए वायरल डिजीज़ दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, यानी कि कुछ ही वर्षों में जो बहुत सारे जो कैटरपिलर्स हैं वो मर जाते हैं। वह कौन सी बीमारी की वजह से मर जाते हैं? वायरल डिजीज़ दैट किल्स, यानी कि वह व्यापक रूप से जो फैली हुई जो बीमारी थी, जिसकी वजह से नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, यानी कि लगभग वे कुछ ही वर्षों में लगभग सभी के सभी मोनार्क कैटरपिलर्स, यानी कि जो तितलियाँ होती हैं, मोनार्क जो तितलियाँ होती हैं, उनको मार देती है। उस बीमारी के बारे में जो कारण हैं उनका पता लगाने की उसने कोशिश की। आगे इसमें लिखा है कि इब्राइड थॉट, इब्राइड ने सोचा, द डिजीज़, यानी कि जो वो बीमारी थी, माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, हो सकता है कि वह बीटल के द्वारा
लाई जाती हो यानी कि बीटल के द्वारा शुरू की जाती हो। ही ट्राइड, उन्होंने फिर कोशिश की। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल, यानी कि फिर उन्होंने जो कैटरपिलर को जो विकसित करने का जो कार्य था इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल, यानी कि बीटल की उपस्थिति में ही उनको विकसित करने का कार्य करने की कोशिश की। यानी कि वह देखना चाहते थे कि जो ये बीमारी है क्या ये वास्तव में बीटल के द्वारा लाई जाती है या नहीं लाई जाती। आगे फिर वो कहते हैं कि आई डेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, की मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला। ही सेड, फिर आगे वो कहते हैं कि बट, लेकिन आई वेंट अहेड एंड शोड दैट, फिर मैं और आगे बढ़ा और फिर मैंने प्रदर्शित किया कि आई हैड ट्राइड, कि मैंने कोशिश की है। दैट एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन, कि मैंने एक ये कोशिश की है उस एक्सपेरिमेंट की, दिस टाइम आई वॉन, और इस बार मैं जीत गया हूँ। आगे फिर वो बताते हैं कि द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर, और जो अगले वर्ष का जो उसका साइंस फेयर था यानी कि जो विज्ञान मेला था, उसका प्रोजेक्ट ये था कि प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी, यानी कि एक थ्योरी को चेक करना था, यानी कि उसकी जांच करना था। वो कौन सी थ्योरी थी? दैट जो वाइसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क, यानी कि जो कि वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क का जो थ्योरी थी उसकी जांच करना था। आगे इसमें लिखा है द थ्योरी वॉज दैट, यानी कि वह थ्योरी वह ये थी कि वाइसरायज लुक लाइक मोनार्क, यानी कि जो एक प्रकार की जो तितलियाँ होती है जो कि वाइसराय जो कि बिल्कुल मोनार्क तितलियों के जैसा नजर आती थी। बिकॉज क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड, यानी कि जो कि पक्षियों को खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगती थी, पक्षियों के हिसाब से उनका टेस्ट अच्छा नहीं रहता था। वाइसराय ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम वाइसराय तितली के बारे में बात करते हैं, डू टेस्ट गुड टू बर्ड, जो कि पक्षियों को खाने में बड़ी अच्छी लगती थी, यानी कि पक्षियों के लिए वो काफ़ी स्वादिष्ट थी। सो इसलिए द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, की जितनी वो मोनार्क की जैसी नज़र आती थी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, और उतनी ही वो पक्षियों के लिए बहुत ही कम मात्रा में एक डिनर के रूप में सामने आती थी। यानी कि वो जितनी ज़्यादा वो मोनार्क की तरह नज़र आने लगी थी, उतने ही कम उनकी एक प्रकार की डिमांड हो गई थी, यानी कि उन पक्षियों के बीच में उनकी डिमांड कम हो गई थी, यानी कि उनको खाने में वो स्वादिष्ट नहीं लगती थी। आगे इसमें लिखा है एब्राइट्स प्रोजेक्ट, और जो एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वाज टू सी वेदर, वह यह देखना था कि वेदर क्या इनफैक्ट बर्ड वुड ईट मोनार्क, की क्या वास्तव में जो पक्षी हैं वो मोनार्क तितलियों को खाते हैं या नहीं खाते हैं। ही फाउंड दैट, उन्होंने पता लगाया कि ए स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, कि जो स्टार्ली है वह कोई सामान्य पक्षियों वाला सामान्य जो भोजन होता है सामान्य भोजन नहीं खाता है, सामान्य भोजन नहीं करते हैं। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोनार्क तितलियों को खाते हैं जितना कि उसको वो दी जा सके, यानी जितना कि उसको मिल सके वो उतनी मोनार्क तितलियों को खा सकता है। एब्राइड सेड, एब्राइड ने कहा लेटर, यानी कि एब्राइड ने बाद में कहा रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट, यानी कि वे अनुसंधान यानी कि जो खोज जो रिसर्च जो अन्य लोगों के द्वारा की गई उन्होंने प्रदर्शित किया कि दैट वाइसरायज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, की हो सकता है कि जो वाइसराय तितली वो मोनार्क की बिल्कुल कॉपी हो। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, और जो ये प्रोजेक्ट है ये पहली बार प्लेस किया गया इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर, और तीसरी बार वहाँ पर इसी प्रोजेक्ट को ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और वहाँ पर काउंटी साइंस फेयर जो होता है उसमें वो तीसरी बार वहाँ पर रखा गया, जो कि उन्होंने इस बारे में विचार किया गया था कि जो ये वाइसराय जो तितली है वह खाने में कितनी स्वादिष्ट लगती है, और जो मोनार्क तितली है वो उनको पक्षियों को खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि जो वाइसराय है वो बिल्कुल मोनार्क तितली के जैसी नज़र आने लगी, जिसकी वजह से उनकी भी डिमांड पक्षियों के बीच में कम हो गई और पक्षी भी उनको कम खाने लगे। और फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने प्रोजेक्ट में ये पता लगाया कि ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, की वो आम सामान्य भोजन नहीं करते थे। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड ईट, यानी कि वह सभी के सभी मोनार्क तितलियों को खा जाते थे जितनी भी उनको दी जा सके। और फिर वो कहते हैं कि जो भी बाकी लोगों ने जो रिसर्च की है दैट वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, की हो सकता है कि जो वाइसराय जो
कॉपी है, एक प्रकार की मोनार्क तितलियों की कॉपी है। और इसी प्रोजेक्ट को पहली बार जूलॉजी डिवीज़न के अंदर उन्होंने सामने प्रदर्शित किया। और तीसरी बार, और जो तीसरा जो पॉइंट है, ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और जो थर्ड पॉइंट है उन्होंने सबके सामने जो काउंटी साइंस फेयर था, काउंटी विज्ञान मेला था, उसके अंदर भी रखा। आगे इसमें आपके सामने बताया गया है कि इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, कि अपने हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष में रिचर्ड ए ब्रायड बिगेन द रिसर्च ए ब्रायड ने अपना एक अनुसंधान शुरू किया, यानी कि उन्होंने अपने एक अनुसंधान यानी कि रिसर्च की शुरुआत की। दैट लेड हिज डिस्कवरी, जिस अनुसंधान ने उसकी खोज को और भी आगे बढ़ा दिया। ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जो कि एक अनजान यानी कि अजनबी जो कीट पतंग होता है, यानी कि अज्ञात कीट पतंगे का जो अंतःस्राव है, उसकी खोज में उसको आगे बढ़ा दिया। इनडायरेक्टली और अप्रत्यक्ष रूप से इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी, की और अप्रत्यक्ष रूप से कि उसकी जो नई थ्योरी थी, जो नया सिद्धांत था, उसमें भी वो आगे बढ़ गए। ऑन द लाइफ ऑफ सेल, कोशिकाओं के जीवन काल से संबंधित। आगे इसमें लिखा है कि द क्वेश्चन, यानी कि वह सवाल, ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, जिसका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की वह बहुत ही सरल हो गया। व्हाट इज़ द पर्पज़, यानी कि क्या उद्देश्य है, ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट, यानी कि जो 12 जो सुनहरे रंग के जो धब्बे हैं, ऑन द मोनार्क प्यूपा, यानी कि जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 सुनहरे रंग के जो धब्बे हैं, उनका क्या उद्देश्य है। इसका जवाब वो देना काफ़ी आसान हो गया। आगे इसमें लिखा है कि एवरीवन अज्यूम्ड, यानी कि हर व्यक्ति ने अनुमान लगाया था, द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल, यानी कि जो वे 12 सुनहरे रंग के जो धब्बे थे जो कि प्यूपा पर होते थे, वो सिर्फ उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हुआ करते थे। ए ब्राइड सेड, ए ब्राइड ने कहा, बट, लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट ने यह विश्वास नहीं किया। आगे इसमें बताते हैं कि टू फाइंड द आंसर, आंसर की तलाश में, यानी कि आंसर ढूंढते हुए, ए ब्राइड एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, यानी कि ए ब्राइड और अन्य एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट जो कि बहुत ही अच्छा साइंस का स्टूडेंट था, फर्स्ट सबसे पहले हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, कि उनको सबसे पहले एक डिवाइस बनाना पड़ा, दैट शोड द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, जिसने ये साबित किया कि जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे वो एक प्रकार का हार्मोन बना रहे थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो कि तितलियों के पूर्ण विकास के लिए काफ़ी आवश्यक था। आगे इसमें लिखा है, दिस प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइड फर्स्ट प्लेस, यानी कि इस परियोजना ने ए ब्राइड को पहला स्थान जीता, यानी कि वो सबसे पहले स्थान पर आए। द काउंटी फेयर, उस काउंटी फेयर में, यानी कि जो काउंटी जो मेला लगता था, साइंस से संबंधित जो मेला लगता था, तो उसमें वो प्रथम स्थान पर आए। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस, और उसको अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर के अंदर भी प्रवेश दिला दिया। एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इंजीनियरिंग मेले के अंदर भी उनको प्रथम स्थान, यानी कि उसमें उसकी भी एंट्री हो गई। आगे इसमें लिखा है कि देयर, और वहाँ पर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ पर उन्होंने जीव विज्ञान में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ही ऑल्सो गोट अ चांस, उनको एक अन्य चांस और भी मिला, टू वर्क ड्यूरिंग द समर, अपने ग्रीष्म काल में कार्य करने का, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, यानी कि जो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी था उसके अंदर भी कार्य करने का मौका मिला। और द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, जो कि वहाँ पर वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च से संबंधित लेबोरेटरी थी, उसमें भी कार्य करने का उसको मौका मिला। आगे इसमें बताया गया कि एज ए हाई स्कूल जूनियर, एक हाई स्कूल के जूनियर के रूप में, रिचर्ड ए ब्राइड कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, कि रिचर्ड ए ब्राइड लगातार जारी रखते हुए, यानी कि उन्होंने लगातार अपना जो एडवांस एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जो अपने प्रयोग हैं, उन सबको उन्होंने जारी रखा। ऑन द मोनार्क प्यूपा, जो कि वो मोनार्क प्यूपा पर अपना रिसर्च कर रहे थे, उससे संबंधित अपने एक्सपेरिमेंट्स यानी कि अपने सभी प्रयोगों को उन्होंने जारी रखा। दैट ईयर, उस वर्ष, हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस, यानी कि इस बार जो उनका जो परियोजनाएं थी, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला में। एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसको एक अन्य मौका भी दिया, टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी लेबोरेटरी में कार्य करने का उनको एक अन्य मौका भी मिला ड्यूरिंग द समर, उस ग्रीष्मकाल के दौरान। आगे इसमें लिखा है कि इन ए सीनियर ईयर, और अपने सीनियर ईयर में, यानी कि अपने वरिष्ठ ईयर में,
ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे बढ़े, यानी कि वो अपने रिसर्च, अपने खोज में और भी आगे बढ़ते जा रहे थे। ही ग्रीव सेल्स, उन्होंने कोशिकाओं को विकसित किया, यानी कि कोशिकाओं को बढ़ाया। फ्रॉम यानी कि से, ए मोनार्क विंग, यानी कि मोनार्क जो नाम की जो तितली थी उसके पंखों से, जिसके अंदर विंग इन ए कल्चर, जिसके अंदर समूह में बहुत सारे जीवाणु थे, उनको लेकर के कोशिकाओं को बढ़ाना स्टार्ट किया, यानी कोशिकाओं का विकास करना, उनको विकसित करने का कार्य किया। एंड शोड, और ये कर दिखाया, क्या कर दिखाया, यानी कि क्या साबित करके दिखा दिया, दैट कि सेल्स वुड डिवाइड, की जो कोशिकाएं हैं वो पृथक हो जाएंगी, एंड डेवलप, और उनका विकास होगा, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स, की जो सामान्य जो तितली है उनके पंखों के अंदर उनका विकास भी होगा और वे अलग भी हो जाएंगे। स्केल्स, यानी कि जो पंखों के जो कवच हैं उनके अंदर उनका विकास भी होगा। ओनली इफ, अगर सिर्फ, दे वर फेड द हार्मोन, की अगर उनको सिर्फ और सिर्फ हार्मोन यानी कि अंतःस्राव दिया जाए, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, यानी कि जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे उनसे अगर उनको अंतःस्राव यानी कि हार्मोन्स दिया जाए तो उनका विकास भी होगा और वे अलग अलग भी हो जाएंगे। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, और उनकी जो परियोजना है उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, फॉर जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर, जो कि जीव विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय जो मेला था उसमें उनकी जो ये वाली परियोजना थी उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। आगे इसमें लिखा है कि ही आफ्टर ग्रेजुएशन, की ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी ग्रीष्म काल का जो समय था यानी कि जो पूरी जो समर थी उसको बिताया, बिंग फर्दर वर्क, अन्य और भी कार्य करते हुए, एट द आर्मी लेबोरेटरी, सैन्य लेबोरेटरी के अंदर कार्य करते हुए उन्होंने अपनी ग्रीष्म काल का जो समय था वो भी बिताया। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और साथ साथ उन्होंने वहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि यूएस का जो कृषि विभाग की जो लेबोरेटरी थी उसमें भी कार्य करते हुए अपना ग्रीष्म काल का समय बिताया अपनी ग्रेजुएशन के बाद। और आगे इसमें लिखा है कि द फॉलोइंग समर, और आने वाले जो ग्रीष्म काल का जो समय था, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, अपने जो प्रथम वर्ष के बाद, एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इब्राइड वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, जो इब्राइड है वो वापस लेबोरेटरी में चले गए, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि लेबोरेटरी थी, कृषि विभाग की लेबोरेटरी थी उसमें वो वापस चले गए। एंड डिड मोर वर्क, और वहाँ पर और भी कार्य किया, ऑन द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे उनसे जो निकला हुआ जो अंतःस्राव था उस पर और भी कार्य किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पर जो लेबोरेटरी के अंदर बहुत ही जटिल प्रकार के जो उपकरण थे उनका प्रयोग करते हुए अपने रिसर्च पर और भी कार्य किया। उसके बाद ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, और उसके बाद वो उनको पहचानने में कामयाब हो गए, द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो अंतःस्राव का जो केमिकल जो बनावट थी उसको पहचानने में वो सफल हो गए। आगे इसमें लिखा है कि ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 वर्ष के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जो जूनियर ईयर है उसके दौरान, इब्राइड गोट द आइडिया, इब्राइड को एक आइडिया आया, एक उपाय सूझा, फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपनी नई थ्योरी के लिए, अबाउट सेल लाइफ, कोशिकाओं के जीवन काल से संबंधित। इट केम वाइल, और यह आइडिया उनके दिमाग में जब आया, वाइल ही वॉज लुकिंग एट द एक्सरे फोटो, कि जो वहाँ पर एक एक्सरे फोटो उसको देख रहे थे उसी वक्त उनके दिमाग में वो आइडिया आया, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, वहाँ पर अंतःस्राव का जो केमिकल जो बनावट थी जो स्ट्रक्चर था उसका आइडिया उन एक्सरे की फ़ोटोज़ को देखते हुए आया। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन ही सॉ दोज फोटो, कि जब उसने उन एक्सरे के फ़ोटोज़ को देखा, इब्राइड डिड नॉट शाउट, कि इब्राइड बिल्कुल नहीं चिल्लाए, यूरेका और इवन आई गॉट इट, कि उनको देखते ही झट से उनको वो आइडिया आ गया, और लेकिन आइडिया आने के साथ ही वो बिल्कुल नहीं चिल्लाए, जैसे कि बोलते हैं कि यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, कि यस मुझे मिल गया है, बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उनको ये विश्वास था कि अलॉन्ग विद दिस फाइंडिंग, अपनी सभी जानकारी के साथ साथ, अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, जो कि कीट पतंगों के अंतःस्राव के बारे में थी, द फोटो, और जिन एक्सरे फोटो को उसने देखा था, द फोटो गेव हिम आंसर, उन फोटो ने उनको जवाब दे दिया, यानी कि उन फोटो ने उनकी सारी पहेली को हल कर दिया, टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल, जो कि उसमें जीव विज्ञान से जुड़ी जो पहले उसके दिमाग में चल रही थी उनका जवाब उसको मिल चुका था।
वो जवाब क्या था कि हाउ द सेल कैन रीड, कि कोशिकाएं कैसे पढ़ सकती है द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, अपने ही डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को कैसे पढ़ सकती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी कि जो डीएनए है वो कोशिकाओं के अंकेंद्रीय भाग के अंदर एक प्रकार का पदार्थ होता है। यहाँ पर सब्सटेंस का मतलब होता है एक प्रकार का पदार्थ होता है। दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि कोशिकाओं की अनुवांशिकता को नियंत्रित करता है, यानी कि यहाँ पर हेरिडिटी है अनुवांशिकता। आगे से बताया गया है कि इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन, कि वह उनका जो कार्य करने का जो फंक्शन है, यानी कि कार्य करने की जो तरीका है ऑफ द सेल, यानी कि कोशिकाओं के कार्य करने का जो तरीका है उनको सुनिश्चित करता है। 10 इस प्रकार डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, यानी कि इसी प्रकार से जो डीएनए होता है वो एक जीवन के लिए फोटो चित्र के समान होता है, यानी कि एक ब्लूप्रिंट के समान होता है, यानी कि उससे एक जीवन काल का पूर्ण रूप से पता चल जाता है। आगे इसमें लिखा है कि एब्राइड एंड हिज कॉलेज रूममेट, कि एब्राइड और उसके जो कॉलेज का जो रूममेट था, यानी कि दोनों जो मित्र थे, जेम्स आर वोंग, जिसका नाम जेम्स आर वोंग था, वर्कड ऑल दैट नाइट, उन दोनों ने मिलकर के पूरी रात कार्य किया। यह कार्य कौन सा था? ड्राइंग पिक्चर्स को ड्रॉ करते हुए, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल के बारे में प्लास्टिक के जो मॉडल हैं उनको बनाते हुए, टू शो, जिनके द्वारा वो ये प्रदर्शित कर सके, हाउ इट हैपेंड, कि टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर, और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर के अपने शोध पत्र भी लिखे, यानी कि शोध पेपर भी लिखे, जो अपने जो रिसर्च पेपर हैं उनको भी लिखा। दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिन पेपर में उन्होंने अपनी थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया। आगे इसमें लिखा है कि सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, कि किसी भी व्यक्ति को हैरान न करते हुए जो कि उनको जानते थे, रिचर्ड एब्राइड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, कि एब्राइड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की विद हाईएस्ट ऑनर, सबसे ज़्यादा अंकों के साथ। सेकंड इन द क्लास, अपनी क्लास में द्वितीय आए, और 1510 यानी कि 1510 स्टूडेंट के बीच में वो अपनी क्लास में द्वितीय आए। एब्राइड वेंट ऑन टू बिकम ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, और उसके बाद फिर वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, यानी कि एक स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो कि शोध करता है, वो बने। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, अपने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर उन्होंने अपने प्रयोगों को करना शुरू किया, टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपने सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, कि अगर सिद्धांत सही साबित होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि अगर यह सिद्धांत सही साबित होता है तो यह बहुत बड़ा कदम होता है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। क्या समझने के लिए? द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का जो प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया को समझने में बहुत बड़ा कदम साबित होता है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, और ये नए आइडियाज़ को भी सामने लेकर के आ सकती हैं। फॉर प्रिवेंटिंग, रोकथाम के लिए, सम टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि कुछ प्रकार के जो कैंसर की जो बीमारियां हैं, एंड द अदर डिजीज़, और साथ साथ अन्य प्रकार की जो घातक बीमारियां हैं उनके भी रोकथाम के लिए जो नए नए जो उपाय हैं उनके लिए भी ये आगे बढ़ कर के साबित हो सकती है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, और यह सब संभव है बिकॉज ऑफ एब्राइड साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, कि जो एब्राइड की साइंस के प्रति जो क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा थी, उसके कारण की वजह से ये सब संभव है। हिज हाई स्कूल रिसर्च, जो उसके हाई स्कूल के जो शोध थे, इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट, कि जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे उनका जो कारण था, उस संबंध में जो उसके कार्य शोध थे, उन्हें मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कि जो उस समय उन्होंने अपनी थ्योरी की थी, जो प्यूपा के ऊपर जो सुनहरे रंग के जो धब्बे थे, उन्होंने उनको आगे ला करके खड़ा कर दिया टू हिज थ्योरी अबाउट लाइफ सेल, की कोशिकाओं के जीवन काल से संबंधित जो उसकी सिद्धांत थे उसमें उनको आगे ला करके खड़ा कर दिया, यानी कि वो उसमें सफल हुए। आगे इसमें बताया गया कि रिचर्ड एब्राइड हैज़ बिन इंटरेस्टेड, की जो रिचर्ड एब्राइड है उनके अंदर रुचि रही है इन साइंस, विज्ञान में, सिंस हिज फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई, कि जब उन्होंने पहली बार बटरफ्लाई को इकट्ठा करना शुरू किया तब से ही उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा रही है। बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतनी ज़्यादा डीपली नहीं, यानी कि इतनी ज़्यादा गहराई से नहीं,
दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, कि उनके पास अब अन्य रुचि के लिए अब समय ही नहीं है। ऑल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर, और एब्रेड डिबेट में चैंपियन भी बने, यानी कि चैंपियन डिबेटर का मतलब होता है किसी भी जो वाद विवाद की जो प्रतियोगिता होती है उनको जीतने वाले को बोलते हैं चैंपियन डिबेटर। एंड पब्लिक स्पीकर, और वो पब्लिक स्पीकर भी बने। एंड ए गुड कैनोइस्ट, और एक प्रकार की जो नाव होती है डोंगी उसको चलाने वाला एक अच्छा चालक भी बन गया। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन्स, और घर के बाहर जितने भी कार्य जो हुआ करते तो उसमें वो अच्छा व्यक्ति बन गया। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, ऑफ नेचर, प्रकृति से संबंधित, एंड साइंस एग्जिबिट्स, यानी कि जो साइंस से संबंधित जो उनके सामने तथ्य आते हैं उनसे संबंधित वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्रायड वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट, और अपने हाई स्कूल में रिचर्ड एब्रायड स्ट्रेट ए के स्टूडेंट रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि लर्निंग वॉज इजी, क्योंकि सीखना आसान था। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, कि उन्होंने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी ऊर्जा थी, जो उनकी कैपेसिटी थी, उसको तर्क वितर्क यानी कि डिबेट में हिस्सा लेने में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, और जो वहाँ पर मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब थे उसमें हिस्सा लेने में अपनी ऊर्जा को भी लगाया। ही ऑल्सो फाउंड समवन, और उन्होंने किसी एक व्यक्ति को भी पा लिया, टू एडमायर, प्रशंसा करने के लिए, रिचर्ड ए वेलर, जिनका नाम रिचर्ड ए वेलर था। ही सोशल स्टडीज़ टीचर, जो कि उनको सोशल स्टडीज़ के जो पाठ पढ़ाया करते थे, जो उनके अध्यापक थे। एंड एडवाइज़र, और जो उनके सलाहकार थे, टू बोथ क्लब, जो कि उन दोनों क्लब में उनके जो सलाहकार थे, जो टीचर्स थे, उनको उन्होंने पा लिया तारीफ करने के लिए, जिनका नाम था मिस्टर वेयर। आगे इसमें एब्रायड बताते हैं कि मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, उस समय मिस्टर वेयर वॉज मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, जिन्होंने मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज़ को सोचने के लिए मुझे तरीके बताए, जिन्होंने मुझे नए नए उपाय दिए। एब्रायड सेड, एब्रायड बताते हैं, इसमें लिखा है कि रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, कि रिचर्ड एब्रायड हमेशा अपनी अतिरिक्त कोशिश हमेशा दिया करते थे, यानी कि नॉर्मल कोशिश से भी वो अधिक कोशिश क्या करते थे। मिस्टर व्यूअर सेड, यानी कि मिस्टर व्यूअर ने कहा। आगे फिर वो बताते हैं कि व्हाट प्लीज्ड मी वॉज, और जिस बात ने मुझे प्रसन्न किया वो यह थी कि हियर वॉज दिस पर्सन, कि यह वो व्यक्ति था, हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट, यानी कि जो रात में 3 से 4 घंटे लगा दिया करते थे। डूइंग डिबेट रिसर्च, जो कि वाद विवाद के जो अनुसंधान के जो वाद विवाद थे उसमें 3 से 4 घंटे लगा दिया करते थे। बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च, जो कि अपने शोध कार्य करते हुए साथ साथ अपने 3-4 घंटे वाद विवाद रिसर्च में लगा दिया करते थे। विद बटरफ्लाइज एंड विद हिज इंटरेस्ट्स, जो कि अपनी तितलियों के साथ, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, अपनी अन्य रुचि के साथ 3 से 4 घंटे लगा दिया करते थे। वह सिर्फ एब्रायड ही थे। आगे इसमें लिखा है कि रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, कि एब्रायड कॉम्पिटिटिव थे, यानी कि वो हर चीज़ में प्रतियोगिता का भाव रखते थे। मिस्टर व्यूअर कहते हैं बट, लेकिन, नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन कभी भी किसी बुरे तरीके से नहीं। आगे फिर वो समझाते हुए कहते हैं कि ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, यानी कि जो रिचर्ड हैं वो जीतने में रुचि नहीं लेते थे। फॉर विनिंग सेक, यानी कि जो जीतने का जो उद्देश्य था उसके लिए वो कभी नहीं जीतते थे। और विनिंग टू गेट प्राइज, और किसी भी प्राइज को पाने के लिए भी वो नहीं जीतते थे। ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, कि वो हमेशा इसलिए जीतते थे बिकॉज वो हमेशा अच्छा करना चाहते थे जो कि वो कार्य कर सकते थे, यानी कि जो भी वो कार्य कर सकते थे उनको सबसे अच्छा वो करना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा जीतते थे। आगे इसमें लिखा है कि फॉर द राइट रीज़न, सही कारणों के लिए, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वह हमेशा अच्छा रहना चाहते थे सिर्फ और सिर्फ सही कारणों के लिए। और आगे इसमें बताते हैं कि एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और यही वो बात थी जो कि अन्य महत्वपूर्ण बातों में से एक थी, इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने के रूप में, यानी कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए जो जितनी भी सारी महत्वपूर्ण बातें थी, यह उनमें से एक बात यह भी थी कि वो हमेशा जीतने के लिए नहीं जीतते थे,
वह जो भी कार्य करना चाहते थे उसको बहुत अच्छे से करना चाहते थे। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, और अपने दिमाग के एकदम उच्चतम क्वालिटी के साथ शुरुआत करो। एंड क्यूरियोसिटी, और उसके अंदर अपनी जिज्ञासा को शामिल करो। एंड मिक्स द विल, और उसके अंदर अपनी इच्छा को भी शामिल कर दो। टू विन, जो कि जीतने की इच्छा हो उसको भी शामिल कर दो। फॉर द राइट रीज़न, और अच्छे कारणों के साथ, यानी कि जो भी आप अपनी इच्छा उसमें शामिल करते हैं उसमें एकदम सही कारण आपके साथ होना चाहिए। ए ब्राइड हैज़ दीज क्वालिटीज़, यानी कि ए ब्राइड के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्कन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, यानी कि उस समय से, जिस समय की जो एक किताब उसके हाथों में लगी थी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क, जो कि उसकी मदर ने उसको दी थी, जिस बुक ने उसके लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए थे, ये उस समय से अब तक चलता आ रहा है। रिचर्ड ए ब्राइड हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और तभी से ए ब्राइड ने कभी भी अपनी साइंस के प्रति जो जिज्ञासा है उसको कभी भी कम नहीं किया। उसकी जिज्ञासा हमेशा बढ़ती रही, और इसी जिज्ञासा ने उसको एक महान वैज्ञानिक के रूप में सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो स्टोरी है ये रॉबर्ट वी पीटरसन के द्वारा लिखी गई है, जो कि हमें मिस्टर ए ब्राइड के बारे में जानकारी देती है कि वो एक साइंटिस्ट कैसे बने, उन्होंने अपने बचपन से तितलियों के प्रति अपना समय कैसे बिताया, और उसके हाथ में जो वो बुक लगी थी उस बुक ने, उस किताब ने उनके लिए विज्ञान के दरवाजे कैसे खोल दिए, जिसको पढ़ करके उनको तितलियों में रुचि हुई, और धीरे धीरे उनमें वो शोध कार्य करते करते एक दिन एक महान वैज्ञानिक के रूप में दुनिया के सामने आए। सो आई होप दैट आज की जो स्टोरी आपको बहुत पसंद है होगी। आपने एक एक बात को बड़े ध्यान से सुना होगा, और इन बातों को सुनते हुए, सेंटेंस को समझते हुए आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया होगा। बिकॉज आई बिलीव दैट कि अगर आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं तो इसको सुनते हुए आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।